हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 9th का सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस का 30 टॉप इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज इस वीडियो में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज आंसर इस वीडियो में देखेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो 30 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, 15 क्वेश्चन हम इतिहास से लिए हैं, 15 क्वेश्चन हम भूगोल से लिए हैं। ठीक है, और फाइनल एग्जाम जो होगा 2026 में, तो उसमें जरूर मिलेगा क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पार्ट 1 मेरा वीडियो है और इस तरह का जो 30 क्वेश्चन देंगे, इस तरह का वीडियो बनाते रहेंगे फाइनल एग्जाम तक। ठीक है, सोशल साइंस का जो है कंप्लीट हम कर देंगे, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कंप्लीट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो देखते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हो, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। हम यहाँ पर जेक बोर्ड 8वां हो गया, 9वां हो गया, 10वां हो गया, 11वां हो गया, 12वां हो गया। ठीक है, 8 से लेकर 12 तक, 8 से लेकर 12 तक का जो बोर्ड है जेक बोर्ड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाते हैं अपन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, इसके बाद हम जो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा वो भी वीडियो बनाएंगे उसका भी। ठीक है, अभी तत्काल के लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कंप्लीट यहाँ पर कर रहे हैं, कंप्लीट। ठीक है, क्लास 8 से लेकर 12 तक। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 30 क्वेश्चन जो VBI क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखते हैं। और पहला क्वेश्चन लेते हैं कि क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था। तो सही जवाब इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्गों में विभक्त था फ्रांसीसी समाज। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन लोग थे। किसान, पादरी, वकील, अमीर। तो सही आंसर हो जाएगा किसान। किसान वहां पर 90% थे। ठीक है, फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन लोग थे, किसान थे यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ए स्टेट। जो चौथा ऑप्शन देख रहे हैं ना, यहाँ पर सही होगा। फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है, ए स्टेट। चौथा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चर्च, चर्च के विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था। ये तो पादरी वर्ग हो जाएगा, चर्च। ठीक है, पादरी वर्ग। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, फ्रांस में द्वितीय ए स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था। द्वितीय ए स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था। तो इसे कुलीन वर्ग कहते थे, कुलीन वर्ग। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, टाइद क्या था। टाइद क्या था, यह एक धार्मिक कर था। ठीक है, याद रखना, टाइद एक धार्मिक कर था। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, फ्रांस में इनमें से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर नमक और तंबाकू पर। नमक और तंबाकू अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था, नमक और तंबाकू पर। तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, मैनर क्या था। भवन, गांव, एस्टेट, इनमें कोई नहीं। तो मैनर ए स्टेट था। ठीक है, याद रखना, ए स्टेट। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा रूसो को कहते हैं। ठीक है, रूसो। नेक्स्ट, 1748 में डी
स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी? ये तो मॉन्टेस्क्यू किया था, मॉन्टेस्क्यू, याद रखना। तीसरा जो ऑप्शन है ना यहाँ पर सही होगा, ठीक है। दी स्पिरिट ऑफ द लॉ होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो सबको पता है 14 जुलाई 1789 को, तो पहला ऑप्शन सही है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 1774 ईस्वी में बुर्बो राजवंश का लुई सोलहवां किस देश की राजगद्दी पर आसीन हुआ? ते फ्रांस, ठीक है। तो तीसरा जो ऑप्शन है ना सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था? तो लुई सोलहवां, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। लुई सोलहवां किस वंश का था? तो ये बुर्बो राजवंश से था, तो पहला जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई? उस समय राजा कौन था? तो लुई सोलहवां था, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, लुई सोलहवां। नेक्स्ट, लुई सोलहवां द्वारा कर यानी टैक्स जो है बढ़ाने का क्या कारण था? तो पहला ऑप्शन दिया कि फ्रांस की जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा है सरकार पर कर्ज का बोझ, तीसरा है बार बार युद्ध की मार, चौथा है इनमें से सभी। तो हम कारण बोल सकते हैं कि इनमें से सभी कारण था। तो लुई सोलहवां जो है टैक्स यानी कर बढ़ा दिया था, ठीक है। सरकार पर कर्ज का बोझ था, बार बार युद्ध की मार हो रहा था, और फ्रांस की जनसंख्या में वृद्धि भी कारण बन रहा था। तीन में से सभी होगा। नेक्स्ट, फ्रांस की राजधानी कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन है पेरिस, लंदन, रोम, बीजिंग यहाँ पर दिया गया है, तो सही जवाब हो जाएगा पेरिस फ्रांस की राजधानी है, तो पहला ऑप्शन सही होंगे। हम HW दे रहे हैं, आपको बताना है कि जो तीसरा ऑप्शन है ना रोम, किस देश की राजधानी? रोम, बीजिंग और लंदन बताइए यहाँ पर, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भूगोल का क्वेश्चन देखेंगे। 15 क्वेश्चन हम इतिहास का यहाँ पर देखेंगे, 15 क्वेश्चन यहाँ पर हम भूगोल का देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर भूगोल का है कि भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही करेंगे। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% ये है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, ठीक है। और जनसंख्या के दृष्टि से अगर देखा जाए भारत का विश्व में, तो दूसरा स्थान है, पहला चीन है। आगे बढ़ते, भारत की मानक यामयुत्तर रेखा कौन सी है? ठीक है, ये तो 82.30 अंश पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री, तो हम तीसरा ऑप्शन सही करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 82.30 अंश पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व देशांतर रेखा जो भारत की मानक यामयोत्तर मानी जाती है वह भारत के किस राज्य और शहर से होकर गुजरती है? तो राज्य का नाम हो जाएगा उत्तर प्रदेश और शहर हो गया मिर्ज़ापुर, तो पहला ऑप्शन सही होगा। आगे, भारतीय मानक समय IST, GMT या यूनिवर्सल टाइम
से कितने घंटे आगे या पीछे है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 5 घंटे 30 मिनट आगे है, तो तीसरा ऑप्शन सही होंगे। भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में है भारत देश। पहला ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? पूर्वी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। ए होगा सही। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। नेक्स्ट, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है अगर देखा जाए तो? ठीक है, इसका सही जवाब होगा पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? पूर्व और पश्चिम के मध्य में। पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, तो ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से गुजरती है उड़ीसा। नेक्स्ट, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? यहाँ पर भी है, और इसे गुजरात दिया है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है और उड़ीसा। तो उड़ीसा से नहीं गुजरेगा, बाकी गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड से गुजरेगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाता है? पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाता है? ये हो गया हिंद महासागर। नेक्स्ट, भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 6 भाग में बांटते हैं इसको हम लोग। भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 6 भाग में। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? एक कन्याकुमारी है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे, इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया? 2004 ईस्वी, याद रखना। आगे, भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी है? उत्तर पश्चिम में 2 देश हो गए यहाँ पर। ठीक है, पाकिस्तान और एगो अफगानिस्तान हो गया, तो पहला ऑप्शन सही करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? ये नेपाल। ठीक है, नेपाल देश को छूती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? नेपाल। तीसरा ऑप्शन सही हो गया। तो 30 क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो मेरा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, 15 क्वेश्चन इतिहास से था, 15 क्वेश्चन भूगोल से था। ओके, जेक 9th बोर्ड, यहाँ पर जेक 9th बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम 2026 के लिए ये वीडियो जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं और 2026 में फाइनल एग्ज़ाम देंगे 9th का, यहाँ पर उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 हम वीडियो लेकर आते हैं। ओके।